कहानी जयललिता की, तमिल इंडस्ट्री की ग्लैमरस हीरोइन, तमिलनाडु के पॉलिटिक्स की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन कैंडिडेट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी है एक तेज दिमाग, खूबसूरत चेहरे वाली बहुत अकेली औरत की। पूरी सुनिएगा, सब कुछ बताया है इसमें मैंने। नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। किताब की कहानी के इस सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की किताब है द लोन एम्प्रेस, पोर्ट्रेट ऑफ जयललिता। वसंती ने इसे लिखा है। 351 पेजेस की किताब है, 2 भागों में बटी है। फर्स्ट पार्ट में 10 चैप्टर्स है और सेकंड में 18। मुद्दे की बात यह है कि जयललिता एक बहुत तेज दिमाग, किताबें पढ़ने का बहुत शौक था इनको। बहुत तेज दिमाग होने के साथ साथ जो अगली बात है वो ये है कि वो बहुत खूबसूरत भी थी। इन दोनों ही बातों का, दिमाग के तेज होने का, किताबें पढ़ने का और साथ ही खूबसूरत होने का, उन्हें खूब फ़ायदा मिला। वो चाहे उनकी फिल्मों की दुनिया थी या पॉलिटिक्स की। तमिलनाडु में एक ब्राह्मण औरत का द्रविड़न पॉलिटिक्स को 2 बार एज चीफ मिनिस्टर हेड करना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत रेवोल्यूशनरी बात है। खैर उस वक्त तो किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि पॉसिबल भी हो सकता है, लेकिन जहाँ जयललिता थी वहाँ बहुत सारी बातें पॉसिबल हुई। तो उनकी कहानी शुरू करते हैं शुरुआत से। तो दोस्तों ये कहानी है जयललिता की, जो 1970s में, अर्ली 1970s में तमिल सिनेमा की एक बहुत ग्लैमरस हीरोइन थी, नंबर 1 हीरोइन उस टाइम की। और इसके बाद बनी वो एक बहुत टफ पॉलिटिशियन, ऐसी पॉलिटिशियन जो लाखों के दिलों में बसती थी। इस किताब की कहानी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान की कहानी है। जयललिता, एन में 2 ए हैं। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती थी। हरी साड़ी, एक एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें कह दिया था कि हरा रंग आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। अम्मा, इसी नाम से जानी जाती थी वो, यही बुलाते थे उन्हें। तो जैसे ही पता चला कि अम्मा के लिए हरा रंग भाग्यशाली है, लकी है, ज़्यादातर जो उनकी पार्टी की फीमेल्स थी वो अलग अलग शेड की हरी साड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास उनके जैसे हरा रंग ही आ गया था सारा। इसके साथ 9 नंबर भी कहा गया था कि आपके लिए लकी है। बस क्या था, ज़िंदगी में 9 नंबर भी आ ही गया था उनके, हर चीज़ में दिखाई देता था। जयललिता अम्मू की पैदाइश से पहले चलते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ उनकी पैटर्नल फैमिली और मैटर्नल फैमिली के बारे में, दादा और नाना के परिवार के बारे में। उनके दादा थे डॉक्टर रंगाचर, फेमस हार्ट सर्जन। मैसूर की रॉयल फैमिली के तो वो फैमिली डॉक्टर थे, बहुत पैसे वाले थे। जयविलास उनका घर, जहाँ पे अम्मू जया की पैदाइश हुई। डॉक्टर रंगाचर के 2 बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। बेटा था जयराम, जिसकी बीवी थी वेदा। दोनों की उम्र में काफ़ी फ़र्क था। वेदा काफ़ी छोटी थी जब उनकी शादी हुई। जयललिता वेदा और जयराम की बेटी थी। जयललिता का भी एक भाई था जयकुमार, जो उनसे 2 साल बड़ा था। उनका जन्म 1946 में हुआ था, इनका 1948 में। अब मैं आपको बताऊंगी उनके नाना के परिवार के बारे में। ये परिवार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कहानी में, क्योंकि जयललिता का जन्म तो जयविलास में हुआ अपने दादा के घर में, लेकिन ज़्यादा देर वो वहाँ पे रही नहीं। क्यों, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले उनकी नाना की फैमिली के बारे में आपको बता दूं। रंगस्वामी अय्यर, 4 बच्चे थे इनके, 3 बेटियां और 1 बेटा। चारों बच्चे बहुत खूबसूरत थे। बेटियां वेदा, अंबुजा और पद्मा, और बेटा श्रीनिवासन। जयललिता के दादा एक बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे, लेकिन अपने बेटे को डिसिप्लिन कर नहीं पाए वो। जयराम बुरी संगति में पड़ गया था, बुरी आदतों में पड़ गया था, कुछ भी करता नहीं था। जयललिता और उनका भाई बहुत छोटे थे, तभी अचानक उनके दादा की मृत्यु हो गई। जयविलास एक बहुत बड़ी हवेली थी। जयराम की बुरी आदतों की वजह से, कुछ नहीं करने की वजह से और बहुत सारा पैसा खर्चने की वजह से जयविलास को चलाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नौकर थे। इतने बड़े घर को संभालना भी तो आसान बात नहीं होती। तो वेदा, जो जयललिता की माँ थी,
उन्होंने जयराम से कहा कि हमें छोटे घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। 2 घर थे, एक जयललिता के नाम पे था और एक उनके भाई के नाम पे। ये उनके दादा ने ही कर दिया था। क्योंकि ये दोनों घर बच्चों के नाम पे थे, इसलिए उनके पिता जयराम उन्हें छू नहीं सकते थे। वेदा ने बहुत कोशिश की कि जयराम सुधर जाए, पर वो नहीं माने। फिर जयललिता की माँ वेदा ने ये सजेस्ट किया कि उन्होंने शॉर्ट हैंड सीखा था और वो नौकरी करना चाहती है। जयराम ने उनसे कहा कि वो कुछ समय के लिए बच्चों को लेकर अपने पिता के घर चले जाए। वो भी बाहर जाएंगे और नौकरी की तलाश करेंगे। जब सब ठीक हो जाएगा तो सब साथ में रहने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वेदा अपने पिता के घर तो गई, लेकिन वापस आने के लिए नहीं, क्योंकि इसी दौरान गाड़ी में एक दिन जयराम की लाश आई। वो नहीं रहे थे। पिता के एहसास को समझने के लिए उस वक्त जयललिता बहुत छोटी थी, लेकिन ये दिन उनके दिमाग में बैठ गया। इस दिन का जिक्र उन्होंने कई बार किया कि वो अपनी माँ की साड़ी को पकड़े थी और बस रोती चली जा रही थी। गाड़ी की पिछली सीट पर एक लाश पड़ी थी जिसे सफ़ेद रंग की चादर से ढका हुआ था। इतना वो समझ पा रही थी उस वक्त। वेदा अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी, इसलिए उसने सेक्रेटरी की जॉब ले ली। अम्मू बचपन से ही सबकी लाडली थी। सुबह अपने नाना के साथ खाना खाने बैठती थी। खाना बहुत धीरे धीरे खाती थी, तो नाना खा के चले जाते थे। खाना छोड़कर पहले अपने नाना को अलविदा कहती थी, फिर वापस आके दोबारा खाने लगती थी। ऐसे धीरे धीरे पूरे परिवार के साथ खाना खाती थी। बीच बीच में अपना खाना छोड़ के दरवाजे पे जाके सबको बाय किया करती थी। दोपहर के समय प्यार से गोद में लेकर उनकी नानी उन्हें कहानियाँ सुनाया करती थी। इस तरह बचपन चल रहा था। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि रंगास्वामी अय्यर के चारों बच्चे बहुत खूबसूरत थे। तमिलनाडु के हिसाब से बहुत गोरे और उनके नैन नक्श जिस तरह हाथ से बनाए गए हो। वेदा को एक दिन एक फिल्म प्रोड्यूसर ने देखा और उसे लगा कि ये मेरी फिल्म की हीरोइन बन सकती है। बस क्या था, वो पीछे पीछे घर आ गया और उनके पिता से उनकी बेटी वेदा को हीरोइन बनाने की परमिशन मांगी। उनके पिता शॉक्ड थे, क्योंकि उनका परिवार बहुत ही कंजर्वेटिव ब्राह्मण परिवार था। हीरोइन बनना, मेकअप करना, खूबसूरत हो लेकिन खूबसूरत दिखना, ये बिल्कुल अलाउड नहीं था। प्रोड्यूसर को वापस जाना पड़ा और वेदा भी इस बात को भूल गई। अपनी नौकरी में दोबारा लग गई। लेकिन बीच वाली बेटी अंबुजा, वो चुपचाप सबकी बात मान लेने वाली नहीं थी, तो वो बन गई एयर हॉस्टेस। वेस्टर्न ड्रेसेस पहना करती थी, स्मोक भी करती थी। उनके पिता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए वो घर से अलग रह रही थी। अंबुजा का बेस मद्रास था। जब भी वो मद्रास आती थी तो पहले वेदा को खबर कर देती थी। अपनी नीस अम्मू से, जयललिता से बहुत प्यार करती थी, तो वेदा घर का खाना बनाकर अम्मू को लेकर अपने साथ अंबुजा से मिलने जाया करती थी। अंबुजा जया के लिए बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी स्वीट्स, बहुत सारे खिलौने खूब लेके आया करती थी अपने साथ। तो बचपन से ही जयललिता के पास कभी कोई कमी रही नहीं। एयर हॉस्टेस बनने के बाद अंबुजा बन गई हीरोइन और उनका नाम बदल के रखा गया विद्यावंती। अपना घर ले लिया था उन्होंने। फिर वेदा को ऑफर किया कि तुम भी अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे आ जाओ, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, बच्चों को अच्छी स्कूलिंग भी मिल सकेगी। वेदा का बचपन में एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा था। उनके एक रिश्तेदार ने वेदा के पिता को कन्विंस किया कि वो उन्हें अपने घर ले जाना चाहते हैं और उनका पालन पोषण करना चाहते हैं। ले गए और वहाँ पर वेदा से सारे घर के काम करवाने लगे। ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी, लेकिन जैसे ही वेदा के पिता को इस बात का पता चला, वो उन्हें अपने साथ वापस ले आए थे। लेकिन ये डर वेदा के मन में था, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ खुद भी अंबुजा के साथ विद्यावंती, जो अब हीरोइन बन चुकी थी, वहाँ शिफ्ट हो गई। जयललिता की माँ वेदा को फिल्म ऑफर हुए सालों गुजर चुके थे, लेकिन बेहद खूबसूरत तो वो अभी भी थी ना, तो दोबारा से फिल्म्स ऑफर होने लगी। मेन रोल नहीं, लेकिन कैरेक्टर रोल्स। तो काम काफ़ी मिलने लगा। बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया, उनके लिए एक कार ले ली गई, ड्राइवर के साथ वो स्कूल जाया करते थे। चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई, लेकिन क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का वो माहौल था,
अलग अलग तरह के लोग घर पे बहुत आया करते थे, जो अम्मू को, जयललिता को बिल्कुल पसंद नहीं था। एज अ स्टूडेंट जयललिता बहुत होशियार थी, टॉप किया करती थी हमेशा। ऐसा कई बार होता था कि घर में पार्टी चल रही होती थी और वो बिल्कुल पढ़ नहीं पाती थी। दूसरे दिन स्कूल में एग्ज़ाम होता था, तो स्कूल पहुंचकर बस वो एक बार उस सिलेबस को पढ़ लिया करती थी और हमेशा टॉप करती थी। वेदा ये तो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी हीरोइन बने, लेकिन ये ज़रूर चाहती थी कि वो अच्छा गाना सीखे, अच्छा डांस सीखे। तो जया को एनरोल करवा दिया गया क्लासिकल डांस में। बहुत बहाने मारती थी वो, बिल्कुल मन नहीं करता था उनका डांस सीखने का। दिमाग में इस क्लैरिटी के साथ कि फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ज्वाइन नहीं करनी है। अम्मू जयललिता का बचपन आगे बढ़ रहा था। एक बार दोनों भाई बहनों को हॉस्टल में भी डाल दिया गया, क्योंकि वेदा की जो छोटी बहन थी पद्मा, पहले बच्चों का ध्यान रखने के लिए वो साथ आ गई थी, लेकिन उनकी शादी हो गई। तो दोनों अंबुजा और वेदा अपनी फिल्म्स में बिजी रहती थी, इतना समय नहीं दे पाती थी। तो दोनों बच्चों को हॉस्टल भेज दिया। कुछ समय बाद वो वापस भी आ गए थे। थोड़े समय के लिए अपने नाना नानी के पास भी रहे। जिस तरह भी बच्चों की एजुकेशन मैनेज कर पा रहे थे वो हो रही थी। फिर एक दिन जयललिता की डांस परफॉर्मेंस थी, जहाँ पे वेदा के साथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे दिग्गज आए थे, हीरोज, हीरोइंस, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स। उधर उन सब ने देखा एक बला की खूबसूरत, एकदम गुड़िया की तरह लड़की को। फिल्म्स ऑफर होनी शुरू हुई, लेकिन जयललिता इंटरेस्टेड नहीं थी। तो कहा गया कोई बात नहीं, सिर्फ छुट्टियों में 2 महीनों में पहली फिल्म जो थी वो पूरी कर दी जाएगी। तो लगा कि ठीक है, कर लेना चाहिए। उसके पीछे एक और रीज़न ये भी था कि जयललिता जब पार्टी में गई, वो यंग थी, खूबसूरत थी, इतनी इम्पोर्टेंस उन्हें मिल रही थी। तो उन्हें लगा कि ये दुनिया तो अच्छी है, ज़रूर मूवी करके देखी जाए। तमिल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम एमजीआर, 27 मूवीज़ की दोनों ने साथ में। एमजीआर और जयललिता में बहुत बड़ा एज डिफरेंस था। एमजीआर तमिल सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम तो था ही, साथ ही पॉलिटिकल वर्ल्ड में एक बहुत ज़बरदस्त ऑरा था उनका। उनकी फ़ैन फॉलोइंग का बहुत फ़ायदा मिलता था उनकी पॉलिटिकल पार्टी को। एमजीआर की एक ऐसी इमेज बनाई गई थी जैसे भगवान की होती है। वो एक चार्मिंग मसीहा थे। जिस तरह मूवीज़ में होता है एक हीरो, बिल्कुल उसी तरह से भगवान की तरह लोग उन्हें मानते थे और उनकी ये इमेज को बहुत बचा के रखा जाता था। जब एमजीआर का झुकाव जयललिता की तरफ बढ़ा तो लाजमी है जयललिता को बहुत एक्सेस मिला एमजीआर के पास आने का। आरएम वीरप्पन, एमजीआर के बहुत क्लोज एसोसिएट, जो फिल्मों के समय से उनके साथ थे, पॉलिटिक्स में भी उनके साथ रहे और जयललिता के साथ आगे पॉलिटिक्स में दूर तक लंबा चले। उन्हें जयललिता बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि एमजीआर की एक इमेज थी उनके हिसाब से, एक ऐसी इमेज जिसके पास कोई नहीं जा पाता था, ऐसे ही बिना बताए अचानक तो बिल्कुल भी नहीं। जयललिता कभी भी एमजीआर के रूम में चली जाती थी और एमजीआर ने कभी मना नहीं किया। बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स वेट करते थे उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, लेकिन जयललिता को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। आरएम वीरप्पन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि जयललिता की वजह से एमजीआर की इमेज खराब हो जाएगी। एमजीआर अपनी हीरोइंस के लिए पॉजेसिव थे, जयललिता के लिए ज़्यादा, क्योंकि शायद उन्हें ये समझ आ गया था कि जयललिता के पास खूबसूरती तो है, साथ ही उनके पास है दिमाग, जो बहुत रेयर होता है। बहुत प्रोटेक्टिव हो गए थे वो जयललिता को लेके, यहाँ तक कि जयललिता के फाइनेंसेस भी वही हैंडल कर रहे थे। आरएम वीरप्पन ने बहुत कोशिश की जयललिता और एमजीआर को अलग करने की। अलग अलग तरीके से उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाती थी। बीच में कई बार वो कामयाब हुए भी। एमजीआर और जयललिता ने 27 पिक्चर साथ करने के बाद में एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। आरएम वीरप्पन कामयाब हो गए थे। जिस तरह वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में अनसेड रूल्स थे कि जब कोई हीरो आता था तो हीरोइन को उठकर उसको विश करना होता था, एक अलग तरीके का रिगार्ड दिया जाता था हीरोज़ को। जयललिता इन सारी बातों से अलग थी। वो किसी को विश नहीं किया करती थी, किसी से फालतू की बात नहीं करती थी।
जब उनका शूट चल रहा होता था तो काम करती थी, और जब बीच में ब्रेक होती थी तो कुर्सी पर बैठकर अपनी किताब पढ़ा करती थी। हमेशा किताब पढ़ रही होती थी वो, ये उनकी बचपन की आदत थी। ये चीज़ जयललिता को बाकी हीरोइन से अलग करती थी। इस वजह से शायद वो एरोगेंट नज़र आ सकती थी, लेकिन वो तो बस अनवांटेड चिट चैट और अनड्यू फेवर्स के फेवर में बिल्कुल नहीं थी। जयललिता की मां की मृत्यु के वक्त एमजीआर ने उनसे ये प्रॉमिस किया था कि वो उनकी बेटी जया का ख्याल रखेंगे, लेकिन जया और एमजीआर के बीच ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी कि 27 पिक्चर्स करने के बाद एमजीआर ने जया के साथ काम करना बंद कर दिया। शिवाजी गणेशन एक और बहुत प्रोमिनेंट हीरो के साथ जया की पहले ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, इसलिए उनके साथ भी काम नहीं होता था। नई हीरोइंस भी आ गई थी अब, और जया एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां वो नए हीरोज के साथ में काम नहीं कर सकती थी। तो मिड 1970s में जया ने फिल्म इंडस्ट्री को त्याग दिया, संन्यास ले लिया फिल्म इंडस्ट्री से। एमजीआर काफ़ी बिजी रहते थे अपनी मूवीज़ के साथ, लेकिन जब इलेक्शन का समय आता था तो वो पूरे वक्त कैंपेनिंग में भी ध्यान देते थे। वो ही क्राउड पुलर थे। करुणानिधि को सीएम कैंडिडेट बनाने के लिए पूरा सपोर्ट किया, क्राउड पुल किया और उनकी पार्टी जीत गई। एमजीआर अपनी लेडी लक जयललिता को लेकर चले गए नेपाल। पूरे ओवर कॉन्फिडेंस में सोचा कि आऊँगा वापस और फिर एक मिनिस्ट्रियल पोजीशन मांगूंगा कैबिनेट में, लेकिन करुणानिधि ने तो वो दी नहीं। आर.एम. वीरप्पन को बहुत गुस्सा आया। उन्हें ये लगा कि इस लेडी जया ने, जो किंग मेकर थे एमजीआर, उनका दिमाग कितना ख़राब करवा दिया कि वो एक बेगर की तरह अपने लिए एक पोजीशन मांग रहा है। He did not like it at all. करुणानिधि ने एमजीआर से कहा कि पहले आप मूवीज़ छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको मिनिस्टर बना दिया जाएगा। वो जानता था कि ये पॉसिबल नहीं है। एमजीआर ने 1972 में अपनी खुद की पार्टी लॉन्च कर दी। नाम था ADMK, अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा कज़ागम। झंडा डीएमके का वैसा ही रहा, लाल और काला, बस बीच में अन्ना दुराई की पिक्चर थी। अन्ना दुराई फाउंडर थे इस पार्टी के। फिर इस पार्टी का नाम बदल के AIADMK रख दिया गया, ऑल इंडिया इसके आगे लगा दिया गया। इसका रीज़न ये था कि इमरजेंसी के बाद ऐसा लगा एमजीआर को कि जितनी भी लोकल पार्टीज़ है शायद उनको बैन कर दिया जाएगा, तो इसको नेशनल लेवल की एक पार्टी बनाया जाए। तकरीबन 10 साल तक जयललिता और एमजीआर की कोई बातचीत नहीं थी। जयललिता फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी और अब वो कुछ और करना चाहती थी। एमजीआर ने 1982 में जयललिता को इनवाइट किया पार्टी ज्वाइन करवाने के लिए। 1982 में 1 रुपया फीस देकर जयललिता AIADMK की मेंबर बन गई। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जयललिता से पहले एमजीआर बाकी हीरोइंस को भी ये मौका दे चुके थे। वो चाहते थे कि क्राउड पुलर इस पार्टी में आए। वो जो पहले की हीरोइंस थी उनमें से कोई भी क्राउड पुलर नहीं हो पाई थी। खूबसूरती के साथ दिमाग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अब बारी थी जया की। और एमजीआर जानते थे कि ये कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल होने वाला है। प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया उन्हें। जयललिता ने पूरी ईमानदारी के साथ ये काम किया और वो बहुत एंजॉय कर रही थी इस काम को। एकदम पार्टी को टेक ओवर कर लिया था उन्होंने। और फिर से RMV वीरप्पन वहाँ पे थे, जिन्हें दोबारा से ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस बार जयललिता का सिर्फ एक एनिमी नहीं था, इनके साथ एक और भी था जिसका नाम था करुणानिधि। जयललिता AIADMK की लकी मास्केट थी। उनकी वजह से इस पार्टी के साथ औरतें जुड़ी। जयललिता को उस वक्त अन्नी बुलाया जाता था। अन्ना, एमजीआर, अन्नी, जयललिता। एमजीआर मैरिड थे और उनकी बीवी का नाम जानकी था। ये भी मैं आपको बता दूं। पॉलिटिक्स कभी भी किसी इंसान के लिए आसान नहीं होती। वही जयललिता के साथ भी हुआ। एमजीआर बीमार हुए और इलाज के लिए उन्हें अमेरिका लेके जाया गया। इस दौरान जयललिता को RM वीरप्पन ने बिल्कुल एमजीआर के बारे में ना कोई खबर दी, ना उनसे मिलने दिया गया। जयललिता के पास एक विकल्प था कि वो उन्हें चिट्ठियां लिखती, लेकिन उनकी चिट्ठियां एमजीआर को मिल नहीं रही थी। ऐसे में बौखलाई जयललिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी कुछ ऐसी बातें कही जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी अपने पॉलिटिकल करियर में,
लेकिन वो एक इम्पल्सिव मोमेंट था उनकी लाइफ का। ये सारी बातें और स्पाइस अप करके एमजीआर को बताई गई। इस टाइम पे एमजीआर ने जयललिता से खुद बात करनी बंद कर दी थी। जयललिता ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कभी छोड़ी नहीं। उस वक्त भी इलेक्शन का समय था, कैंपेनिंग चल रही थी, जिसको पूरी तरीके से जयललिता निभा रही थी। वो जहाँ पे भी जाती थी ये कहती थी कि सब ठीक है, थलाईवार, एमजीआर आएंगे वापस मेरे साथ, मैं उन्हें लेके आऊँगी। जब आप लोग हमें वोट देकर जिता देंगे तो एमजीआर को, थलाईवार को मैं अपने साथ लेकर आऊँगी यहाँ पर आप सबको धन्यवाद कहने के लिए। यही बात वो बार बार सबको बोलती जा रही थी, जहाँ जहाँ पे भी जा रही थी वो मीटिंग एड्रेस करने के लिए। तो जब एमजीआर वापस इंडिया आए वो बहुत कमज़ोर थे। स्पीच थेरेपी दी जानी थी उन्हें क्योंकि बोल नहीं पाते थे, उनकी बोली बात समझ नहीं आती थी, इसलिए वो किसी से मिल नहीं रहे थे। एक ये भी बात थी, उसकी एक स्ट्रॉन्ग इमेज है, वो इतना वीक, इतना हारा हुआ, इतना बीमार आपके सामने आ नहीं सकता क्योंकि उससे ज़्यादा लोग टूट जाएंगे। इसलिए एमजीआर किसी के भी सामने नहीं आते थे। जयललिता से भी उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था कि वो इस हालत में जयललिता के सामने नहीं आना चाहते थे। इस समय पे एमजीआर के साथ उनकी बीवी जानकी थी। इस बात को इस तरह से भी देखा जा सकता है क्योंकि जयललिता सबसे वादा कर आई थी कि सब ठीक है, आप हमें जिता दीजिए, फिर मैं आपके सामने दोबारा आऊँगी एमजीआर के साथ आपको धन्यवाद कहने के लिए। अब एमजीआर लोगों के सामने नहीं जाना चाहते थे और वो ये भी नहीं चाहते थे कि जया किसी भी तरह से झूठी साबित हो। इसलिए उन्होंने अपनी नाराज़गी में ये शो किया कि जया को इस पोजीशन से अब हट जाना चाहिए और हटा भी दिया। तो वापस जाके शुक्रिया करने की बात तो अब रह ही गई थी। इसलिए आप दोनों तरह से देख सकते हैं कि जयललिता को उन्होंने अपने गुस्से में उस पोजीशन से हटाया या उस वक्त अपनी बीमारी में भी उनको बचाया। हाँ, एमजीआर जयललिता से नाराज़ तो थे क्योंकि जयललिता ने जब एमजीआर बीमार थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एमजीआर की वाइफ के लिए बहुत सारी ऐसी बातें कही थी जो नहीं कही जानी चाहिए थी। 24 दिसंबर 1987 एमजीआर की डेथ हो जाती है। 38 इयर्स की थी जयललिता उस समय। वो अकेली थी। वो चीटेड फील कर रही थी कि एमजीआर के बाद इस पार्टी को, AIADMK को मैंने अपने खून पसीने से खड़ा किया है, मुझे अपना सक्सेसर एमजीआर को अनाउंस कर देना चाहिए था। एमजीआर की डेथ से पिछली रात जया को बिल्कुल नींद नहीं आई थी। वो बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। सुबह फ़ोन बजा और खबर आई कि एमजीआर नहीं रहे। जयललिता एमजीआर के घर पहुंची। कोई बताने को तैयार नहीं था कि बॉडी कहाँ पे है। हर कमरे का दरवाज़ा वो पीट रही थी, ऊपर नीचे सारी जगह भाग रही थी। फिर किसी ने बताया कि उनकी बॉडी को लेके जा रहे हैं, तो भागती हुई जयललिता वहाँ पर गई। एमजीआर के आखिरी दर्शन के लिए 2 दिन के लिए उनकी बॉडी को रखा गया था। कोई चाहता नहीं था कि जयललिता वहाँ पे आए, लेकिन अपने मेंटोर को अलविदा कहने के लिए, उस इंसान को अलविदा कहने के लिए जिसने जयललिता की माँ से वादा किया था कि वो इनकी बेटी का ध्यान रखेगा, जिसके साथ जयललिता का एक इमोशनल कनेक्ट था, जयललिता वहाँ गई। दोनों दिन घंटों अपनी विल पावर के साथ एक ही जगह जहाँ एमजीआर को रखा गया था उनके सर के पास, वहीं वो खड़ी रही। उनको वहाँ से भेजने के लिए उनको धक्के मारे गए, उनको पिंच किया गया, लेकिन वो वहाँ पे खड़ी रही। स्टेट ऑनर के साथ उनकी बॉडी को लेके गए। सोल्जर्स भी वहाँ पे थे। वो तो नहीं जानते थे कि पर्सनली क्या चल रहा है, किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है। तो वो जो ट्रक था उस पर जयललिता भी जाना चाहती थी। उन्हें उस ट्रक की तरफ आता देख एक सोल्जर ने उन्हें हाथ दिया और ट्रक पर ऊपर चढ़ा लिया। जानकी जो एमजीआर की बीवी थी, उनका नेफ्यू जो एक बडिंग एक्टर था, उसने जयललिता को सबके सामने खींचकर नीचे गिराया और मारा भी। जो सोल्जर्स थे वो देखकर हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद जयललिता अपने घर चली गई। वहाँ पर उनके सपोर्टर्स उनके साथ खड़े रहने के लिए थे, लेकिन जो उनके मन की उदासी थी, जो उनकी ज़िंदगी का खालीपन था, वो कोई नहीं भर पाया। पार्टी में 2 गुट बन गए। एक गुट जयललिता के साथ था और एक गुट जानकी के साथ था। जानकी जो कभी पॉलिटिक्स में नहीं थी, लेकिन उस वक्त उसके एस्ट्रोलॉजर ने उससे कहा था कि वो चीफ मिनिस्टर बन सकती है
और वो बनी भी चाहे इतनी सी देर के लिए। जयललिता के 32 एमएलएस को एक्सपेल कर दिया गया, वो वोट कर ही नहीं सके। लाठी चार्ज हुई उस दिन हाउस में। बहुत शोर शराबे के अंदर जानकी को चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया गया। जयललिता ने गुहार लगाई कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए, और वो लग गया। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए, पर इस सिचुएशन में 6 + 6 महीने और दिए गए। जयललिता अपनी जिंदगी में अभिमन्यु की तरह कई बार चक्रव्यूह में फंसी, कई बार उस चक्रव्यूह को तोड़ के बाहर निकली। ये जयललिता के बारे में माना जाता है कि बार बार जिस तरह फीनिक्स होती है ना, वो बर्ड जलकर खाक हो जाती है, फिर अपनी ही राख में से वो दोबारा उभरती है। जयललिता को हताश किया जा सकता था, लेकिन उनको हमेशा के लिए मायूस नहीं कर सकते थे। जानकी ने रिज़ाइन कर दिया और लोगों के सामने आके इस बात को एक्सेप्ट किया कि एमजीआर की सक्सेसर जयललिता ही है। एमजीआर चाहते थे कि वो ही पार्टी को संभाले। अब जयललिता के ओपोनेंट थे डीएमके के करुणानिधि। इलेक्शंस में जयललिता की हार हुई। 151 डीएमके और 27 एआईएडीएमके। 25 मार्च 1989 ये वो दिन था जब करुणानिधि हाउस में फिनांस बजट पेश करने वाले थे। वो चीफ मिनिस्टर भी थे, फिनांस का पोर्टफोलियो भी उन्हीं के पास था और होम मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास थी। करुणानिधि के सीएम बन जाने के बाद जयललिता का फ़ोन टैप हुआ। पुलिस ने उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की, इसलिए जो तमिलनाडु की कांग्रेस हेड थी कुमारी अनंतन, उन्होंने हाउस में उठकर कहा क्योंकि करुणानिधि होम मिनिस्टर भी हैं और उनके अंडर पुलिस है, इसलिए उनसे ये सवाल ज़रूर किया जाएगा कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। हाउस में करुणानिधि ने सबके सामने एक बिलो द बेल्ट कमेंट पास कर दिया जयललिता के लिए, जो एआईएडीएमके के सपोर्टर्स को बिल्कुल ठीक नहीं लगा। वो भागते हुए करुणानिधि की तरफ गए। करुणानिधि का बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गए। ऐसे में डीएमके के लोग भाग के उस तरफ आए। अब माइक्स के मिसाइल्स, चप्पल, किताबें, ये सब चल रही थी। चप्पल, किताबें जयललिता की तरफ गई। वो अपना सर हाथों में पकड़कर रो रही थी। तो जयललिता को लगा कि अब यहाँ से चले जाना चाहिए। वो वहाँ से बाहर निकल रही थी तो उन्हें रोका गया। उनकी साड़ी खींची गई। किसने खींची? डीएमके के दुराई मुरुगन ने। ये सीन बार बार द्रौपदी के चीरहरण से इस किताब में कंपेयर किया गया है। इनफैक्ट जयललिता के गुस्से को, उसके रिवेंज को बार बार द्रौपदी के रिवेंज से कंपेयर किया गया है। कहते हैं कि जयललिता ये कहकर आई थी उस दिन कि जब तक ये हाउस औरतों के लिए सेफ नहीं हो जाता, जब तक मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाती, तब तक यहाँ पर कदम नहीं रखूंगी। चीफ मिनिस्टर बनने के समय जयललिता की ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। वो एक केप पहना करती थी। बहुत लोग कहते थे कि उसके अंदर वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन एक केप वो हमेशा पहना करती थी। एक अलग सी रॉयल्टी उनमें नज़र आती थी। इतनी अप्रोचेबल नहीं थी वो, जिस तरह एक बड़ा रॉयल फिगर होता है जिसके पास कोई भी कॉमनर ऐसे नहीं जा सकता, वैसा उनमें दिखता था। खैर, जयललिता चीफ मिनिस्टर का सफ़र शुरू हुआ 898 करोड़ के डेफिसिट के साथ में। पहला ऑर्डर जो उन्होंने पास किया वो ये था कि सस्ती दारू, शराब बंद हो जाएगी। उससे और डेफिसिट बढ़ा, लेकिन क्योंकि जयललिता ने ये औरतों के साथ प्रॉमिस किया था, उनका ये पहला ऑर्डर था जो उन्होंने पास किया। इससे 322 करोड़ का और डेफिसिट बढ़ा। जयललिता ने क्रेडल बेबी स्कीम शुरू की कि आप छोटी बच्चियों को मारे नहीं, ये गवर्नमेंट का क्रेडल है, आप इसमें डाल दीजिए, हम बच्चियों को पालेंगे। 3 महीने में तकरीबन 100 बच्चियां वहां पे आई। कमाल का लक था जयललिता का। थी वो पॉलिटिशियन को 1000 लोगों से मिलना होता है, पॉलिटिशियंस को बहुत मीटिंग्स करनी होती है, लेकिन जयललिता टेम्परामेंटल थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, वो विजनरी थी, बहुत कुछ उन्होंने किया भी, लेकिन वो टेम्परामेंटल थी। जब उनका मन नहीं होता था लोगों से मिलने का तो वो नहीं मिलती थी। ये शुरुआती दौर की बात है कि किसी से मिलने का मन नहीं किया,
बाद में ऐसा हो गया कि वो महीनों तक लोगों से नहीं मिलती थी। सालों तक उन्होंने खुद को बंद रखा। अपने आसपास जैसे बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बना ली थी उन्होंने। उनकी जिंदगी में शशिकला की एंट्री हुई। जयललिता के आसपास दुनिया थी, लोग उनके पैरों पर झुकते थे, लेकिन वो बहुत अकेली थी। रिश्तेदारों पर उनका विश्वास नहीं था। माँ तो उनकी नहीं थी, लेकिन उनके भाई के साथ क्या अनबन थी जिस वजह से वो कभी उनसे नहीं मिलती थी। ये बात किताब में भी नहीं लिखी है, लेकिन एक डिस्टेंस था। बिल्कुल अकेली जयललिता अपनी माँ की मृत्यु के बाद शशिकला से मिली। शशिकला और उसका पति नटराजन जयललिता की जिंदगी में आ गए, उसके घर में आ गए। नटराजन अपनी हद भूल गया था, इसलिए जयललिता ने उसे घर से निकाल दिया। शशिकला ने अपने पति और जयललिता के बीच जयललिता को चूज किया। धीरे धीरे जयललिता के जितने पुराने नौकर, जितने ड्राइवर्स, जितने पुराने साथी थे, वो सब धीरे धीरे उस घर से जाते रहे और शशिकला के रिश्तेदार उस घर में आते रहे। अब इसके बाद की पॉलिटिकल स्टोरी बहुत फेमस है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। मैं आपको ये बताऊंगी जो बहुत सारे केसेस जयललिता के ऊपर लगाए गए। उनकी बेहिसाब साड़ियों के बारे में बात की गई, बेहिसाब जूतों के बारे में बात की गई। इसके बारे में जो उनकी बचपन की सहेलियां थी, उन्होंने ये कहा कि जयललिता एक बहुत फेमस हीरोइन थी, नंबर 1। बचपन से ही उन्हें अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ने की आदत थी। चीफ मिनिस्टर बनने से पहले भी उनकी जो ये बचपन की सहेलियां थी, जब वो उनके घर पे गई तो जयललिता ने शो ऑफ करने के लिए नहीं, लेकिन जिस तरह शेयर की जाती है अपनी खुशी, वो शेयर करने के लिए अपनी साड़ियाँ, जूते और ज्वेलरी उन्हें दिखाई थी। तो इस किताब में उन्होंने ये बताया है, कमरे में इतने डायमंड्स, रूबीज और प्रेशियस स्टोन्स थे कि कोई हद नहीं थी। इसलिए ये कहना कि जयललिता ने सीएम बनने के बाद में लोगों से पैसे लिए डायमंड्स के लिए, ज्वेलरी के लिए, साड़ी और जूतों के लिए, ये बेमायना है। प्रॉपर्टी जयललिता के पास पहले ही थी, वो अकेली थी, उसे कोई ज़रूरत नहीं थी और प्रॉपर्टी बनाने की। जयललिता की खास सहेलियों ने हमेशा ये मानने से मना किया कि जो करप्शन के केसेस जयललिता के ऊपर लगाए गए हैं, वो कहीं पे भी ज़रा से भी ठीक है। शशिकला के नेफ्यू सुधाकरन को अडॉप्ट करना और उसकी लाविश शादी करना जयललिता के करियर की सबसे बड़ी गलती थी, वो उन्होंने माना भी। इनफैक्ट शादी के 1 साल बाद ही सुधाकरन को डिसोन भी कर दिया गया था। ये भी उन्होंने माना कि ये जो अडॉप्शन थी, ये बिल्कुल ऑन पेपर्स नहीं थी, ये एक ओरल अंडरस्टैंडिंग पे हुई थी। जयललिता से झगड़ा मोल लेने वाला इंसान यूं ही बच के नहीं जा पाता था। करुणानिधि को रात को 2 बजे उसके कमरे से घसीट के जेल में बंद करवाया गया था। ये सब्जेक्टिव है कि सन टीवी की वीडियो टेप ने क्या कहा और जयललिता ने क्या कहा, लेकिन ये हुआ था। एक बहुत होशियार औरत, एक बहुत खूबसूरत औरत, एक बहुत अकेली औरत, एक ऐसी औरत जिसने अपनी शर्तों पे सब कुछ हासिल किया, वो हासिल किया जिसे सोचा भी नहीं जा सकता। जयललिता वॉज एन एम्प्रेस। उनके लिए एक कस्टमाइज कुर्सी बनी थी, वो बाकी कुर्सियों पे नहीं बैठती थी, उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगता था। इनफैक्ट जब वो दिल्ली जाया करती थी सेंटर में प्राइम मिनिस्टर से मिलने, प्रेसिडेंट से मिलने, डिफेंस मिनिस्टर से मिलने, तो वो कुर्सी उनके साथ जाया करती थी, वो उसी कुर्सी पे बैठती थी। जिंदगी में क्या कुछ हासिल नहीं किया जयललिता ने, लोग जो उन्हें दिल से चाहते थे, लेकिन जयललिता की जिंदगी बहुत उदास थी, बहुत अकेली थी, और जो सबकी अम्मा थी, सबके दिल में रहती थी, वो डिप्रेशन में भी रही। ये लाइफ थी जयललिता की। Thank you so much for watching Himachal Wire. Do subscribe the channel, press the bell icon. Until next time, thank you.